अगर कोई मेरे सामने बैंक बोलता है ना, मेरे दिमाग में पिक्चर क्या आती है ऑफ एचडीएफसी बैंक्स लोगो। एचडीएफसी के रेड ब्लू व्हाइट के कलर्स में दिमाग में आएंगे। दिस इज एचडीएफसी बैंक इन आवर कंट्री। बट पिछले 3 साल से सर ये एक रेंज में ही है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या स्टॉक डिस्काउंट पे है, क्या इसको खरीदना चाहिए या क्या बेच देना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए। तो गोया काम क्या है, आपको देना फैक्ट्स, रिसर्च, डेटा, आपकी स्टॉक मार्केट प्रॉब्लम सुलझाना, और आपका काम है अपने लिए सही डिसीजन लेना कि आपको उसको बाय करना है, होल्ड करना है। चले चलो। ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसमें ना सिर्फ एचडीएफसी की बात नहीं हो पाएगी, इसमें बैंकिंग इंडस्ट्री की भी बात होगी। बिकॉज अगर मैं देखना चाह रहा हूं कि एचडीएफसी लॉन्ग रन में कैसा है, कैसा करेगा, कैसे नहीं कर सकता, जरूरी क्या है, इंडस्ट्री को जाने। तो आइए सर, सबसे पहले है ये टॉप बैंक्स की रिटर्न्स। जैसा देखते हो कोटक नेगेटिव में है, एक्सिस नेग्लिजिबल है, एचडीएफसी नेगेटिव में है, आईसीआईसीआई नेगेटिव में है। मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स या तो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं या फिर नेग्लिजिबल रिटर्न्स दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ऑब्वियस ही है कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। यस, अब एग्जैक्टली पॉलिसी समझाने के पहले आपको थोड़ा आरबीआई का स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ। आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई काम है वो तराजू संभालना, जहाँ पे एक साइड में है ग्रोथ, एक साइड में है इन्फ्लेशन। उस तराजू को संभालना वो है आरबीआई का काम। अब इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। अब सपोज दिल्ली में आपने हर सिटीजन ऑफ दिल्ली को दे दिए 50 लाख रुपए, सबको दे दिए, तो मुझे भी मिल गए, दिल्ली में जो और लोग रह रहे हैं उनको भी मिल गए। तो होगा क्या, नई गाड़ियां लोग खरीदेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, अपने घर को रिफर्निश करेंगे, नई पेंटिंग खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, टीवी आ जाएंगे, नए लैपटॉप्स नए आ जाएंगे। और दिल्ली वाले हर रोज क्या खाने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ मोमोज। वहाँ चलते चलते पैर के नीचे मोमोज आ जाते हैं यार, जोर से सांस लो मुंह में आ जाता है। अरे मेव लगा के दो ना, क्या कर रहे हो? तो आप देखो हुआ क्या, पहले लोगों की अर्निंग्स बढ़ी, जिसके से लोगों ने डिमांड बढ़ा दी बिकॉज दे वांटेड टू बाय मोर, जिसके से कंपनी का ज्यादा सेल्स हुई, जिसकी वजह से कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ाई, जिसकी वजह से कंपनी और जॉब्स देगी सो दैट प्रोडक्शन और बढ़ पाए, जॉब्स और मिलेंगी, हमारी अर्निंग्स दोबारा बढ़ जाएंगी, और ये पूरा साइकिल चलता ही रहेगा। और इसको ना कीनेसियन थ्योरी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। कीनेसियन थ्योरी ये बोलती है कि किसी भी इकोनॉमी में सर आप बस पैसे ठूस दो, जस्ट पंप मनी इनटू द इकोनॉमी, वो इकोनॉमी चल पड़ेगी। सिंपल लॉजिक इसका ये है। अब इसका ना एक नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड ये है कि अगर इकोनॉमी में आप पैसे भरते जाओ, लोगों की अर्निंग्स बढ़ती जाए, होगा क्या, डिमांड लोगों की ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी बिकॉज उनको सामान खरीदने, दे कैन अफोर्ड थिंग्स, दे वांट लग्जरी, दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर, उसकी तो कोई अंत है ही नहीं। और सप्लाई कितनी जल्दी बढ़ पाएगी? नहीं। और जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई बहुत कम रह जाएगी, तो क्या होता है? इन्फ्लेशन। तो क्या होती है? महंगाई। आरबीआई का काम ये है कि भारत में जो लिक्विडिटी जा रही है, जो कैश जा रहा है इकोनॉमी में, उसको या तो कम करना या बढ़ाना, और उस तराजू को लेवल पे लेके आना जितना हो पाए। क्लियर है? अगर इसमें कुछ भी डाउट हो ना, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, बिकॉज ये जो मैंने आपको समझाया, ये फंडा ग्रोथ और इन्फ्लेशन का ना बहुत क्लियर करना जरूरी है, तभी आप ज्यादा इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ पाओगे। तो कमेंट करके बता दो इफ इट्स क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो डाउट पूछ लो, आई विल ट्राई कि आने वाली वीडियोस में आपका डाउट मैं कवर कर दूं। अब इंडिया में हो रहा है इन्फ्लेशन, ये आपको दिख रहा है 7.5%। इट इज वेरी हाई। इसको कम करने का तरीका क्या है? इकोनॉमी की डिमांड कम करो। इसको कम करने का तरीका क्या है? कि लोगों के हाथ में पैसा कम करो। एक मेजर टूल जो आरबीआई यूज करती है वो है बैंक इंटरेस्ट रेट्स। और जब मैं बैंक इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूं ना, आई मीन बैंक इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स ऑल्सो एंड एडवांसेस ऑल्सो। तो जैसे आप यहां देखते हो, बैंक इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने बहुत बढ़ा दिया। और अब बैंक इंटरेस्ट रेट के बाद ना आरबीआई के पास एक और टूल होता है जो उसके हाथ में होता है। वो टूल है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और ये समझना बड़ा जरूरी है। अब कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली क्या होता है कि सपोज एक बैंक के पास है 100 रुपए डिपॉजिट्स में, और आरबीआई का CRR है एट 4.5%। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक को आरबीआई के पास 4.5 रुपए रखवाने पड़ेंगे एज अ सेफ्टी, एज अ सिक्योरिटी। और आरबीआई उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करता, बस अपने पास वो पैसे रखता है। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में ये आया था कि 12 अगस्त 2023 के बाद CRR जो पहले 4.5% था, अब वो बढ़ के हो जाएगा 10%। जस्ट इमेजिन द जंप। बैंक के पास और लिक्विडिटी कम हो जाएगी, बैंक्स लोन कम दे पाएंगे, तो ऑफ कोर्स डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आ जाना चाहिए। और अब जो कैश रिजर्व रेशियो 10% बढ़ा है ना, अगर मैं उसको थोड़ा टेक्निकल और ले जाऊं, वो बढ़ा है ICRR, मतलब इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। तो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो ये होता है कि आरबीआई बोलते हैं कि देखो इस लेवल तक आपके पास डिपॉजिट्स हैं,
इतना CRR इसका तय है। बट इस लेवल के ऊपर जो भी आपके पास डिपॉजिट आते रहेंगे, आपको उसमें 10% डालना पड़ेगा। इट्स अ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस बिकॉज ऑफ विच बैंक्स की हालत टाइट हो गई यार। क्यों? बैंक्स को पहले 4.5 रुपए रखवाने पड़े थे, अब रखवाने पड़े हैं 10 रुपए। अब आप जो डिफरेंस देख रहे हो जो है 5.5 रुपए का, इन रुपयों को बैंक डेट फंड रख सकता, कुछ तो इंटरेस्ट मिलता, या लोन दे देता, कुछ तो इंटरेस्ट मिलता। अब बैंक से जो वो अर्निंग्स आ रही थी उस पैसे से वो बंद। तो इसलिए बैंक से ओवरऑल ना थोड़ी सी हालत टाइट है। और आरबीआई ने बाय द वे ये सिर्फ इन्फ्लेशन चक्कर भी नहीं किया, ये इसलिए भी किया है जो 2000 रुपए का नोट मई 2023 में अनाउंसमेंट आई थी, या तो एक्सचेंज करो डिपॉजिट वालों, तो उसके लिए भी इन्होंने लिक्विडिटी क्रंच किया था। और बाय द वे 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद भी ये सेम चीज की थी। तो इट इज अ वेरी रेगुलर थिंग दैट्स हैपनिंग। एक सेकंड, अभी आई एम नॉट इवन जोकिंग, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मुझे एक अपडेट आया है, ठीक है। अभी क्या है कि जो आरबीआई का इंक्रीमेंटल कैश फ्लो रेशियो जो 10% का था ना, आरबीआई हैड डिसाइडेड टू फेज इट आउट। आरबीआई इसको खत्म कर रहा है। तो अभी सिचुएशन ये है, आरबीआई का अनाउंसमेंट ये आया है कि जो एक्स्ट्रा पैसे कैश रिजर्व रेशियो को बैंक से आरबीआई को दिए थे, 25% सितंबर 9 को मिल जाएंगे, 25% सितंबर 23 को मिल जाएंगे, और जो बाकी 50% बचेगा वो 7 अक्टूबर को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये बैंक्स के लिए एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छी न्यूज हो सकती है। और इसका रीजन ये बता रहे हैं कि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो फेस्टिवल सीजन में आरबीआई लिक्विडिटी कम नहीं करना चाहता। इस टाइम पे बहुत बिजनेस का फायदा होता है, बहुत कंपनीज का फायदा होता है, बहुत एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स मिलते हैं, तो लिक्विडिटी इस टाइम पे आरबीआई कम नहीं करना चाहता। तो इंडस्ट्री को तो आपको क्लियर हो गया और लेटेस्ट न्यूज भी मिल गई है। अब जाते हैं एचडीएफसी स्पेसिफिक, वहां पे क्या इशू आ रहा है, और इसका बहुत बड़ा रीजन है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक्स का मर्जर। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, ऑन पेपर ना लॉन्ग टर्म के लिए ये मर्जर बहुत पावरफुल प्रूफ होता है, जो मैंने पहले वीडियो में कवर किया था। बट जब इतना बड़ा जब मूवमेंट होता है तो शॉर्ट टर्म तो दिक्कतें आएंगी ना, और शायद वही अभी एचडीएफसी का तो अभी एचडीएफसी की टोटल डिपॉजिट्स हो गई हैं ऑफ 20.7 लाख करोड़। सबसे पहली प्रॉब्लम, कैश रिजर्व रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो अब वो कम हो गया, तो चलो उसका इफेक्ट अब खत्म हो जाएगा। दूसरा इशू ये है, बैंक के इंटरेस्ट रेट्स पूरे भरे हुए, अब लोन बिजनेस तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, जितने हाई इंटरेस्ट रेट होंगे उतना ही लोग कम लोन लेंगे, तो इनका थोड़ा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, जहां पे इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज सेविंग्स अकाउंट, एफडी, आरडीएस, उस पर तो ज्यादा इंटरेस्टेड बैंक दे ही रहा है। सेकंड प्रॉब्लम इसका मर्जर का ये है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों इंडेक्स के पार्ट है, निफ्टी 50 में भी आते हैं, सेंसेक्स 30 में भी आते हैं। अब कितने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं या जो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। अब सेबी का एक सिंपल रूल है, सेबी का रूल ये है कि किसी भी एक शेयर में ना आप 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर कोई और कल को म्यूचुअल फंड खरीदेगा तो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। अगर किसी एक शेयर में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो गलत है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। अब सपोज कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है, ठीक है, उसके पास पहले स्टेक था 6% इन एचडीएफसी और 9% इन एचडीएफसी बैंक, मिला के कितना हो गया 15%। तो इस म्यूचुअल फंड को अब अपना स्टेक कम करना पड़ेगा इन एचडीएफसी, बिकॉज ऑफ विच मास सेलिंग्स होंगी, बल्क सेलिंग्स, मोटी सेलिंग्स होंगी एचडीएफसी में, और इसलिए ये शेयर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी बोल रही हैं कि 60 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिसमें अब एचडीएफसी का 10% से ज्यादा होल्डिंग है, तो उनको एचडीएफसी में स्टेक कम करना पड़ेगा। सो हाँ, आप इसको एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम बोल सकते हो, बट ये कंसर्न है। पर देखो, गोयला आपको पता है ना, गोयला शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी भी नहीं है, गोयला चाहता है लॉन्ग टर्म। तो अभी देखते हैं एचडीएफसी का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है। और एक सेकंड, अगर आपको अपना लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट सेव करना, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन धांसू वीडियोस चाहिए ना, तो दोस्त आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले लाइक दबाओ सो दैट ये वीडियो पुश हो, और सब्सक्राइब तो जरूर दबाना विद द बेल आइकन सो दैट यूट्यूब एल्गोरिथम आपको देना दे, गोला कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, और इस बैंक ने सर बड़े ही बढ़िया परफॉर्म किया है। इनका रेवेन्यू 26% से इंक्रीज किया, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 29%, इट इज एक्चुअली वेरी गुड। बट हाँ, इसका स्टॉक प्राइस में ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिला। अब अगर इन्हीं फाइनेंशियल थोड़ा लंबा देखते हैं, थोड़े ब्रॉड होराइजन से देखते हैं, अब यहाँ देखोगे कि जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो ग्रोथ परसेंटेज है वो कितना हो रहा है, ठीक है। 2020 के पहले सिर्फ एक साल था जब 20% से कम था इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ, राइट। बट 2020 के बाद इनका कभी 20% के ऊपर गया ही नहीं है। इन ऑल फेयरनेस, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ फॉर एनी बैंक व्हिच इज अबव 15%, इट इज सपोज्ड टू बी वेरी गुड। बट एचडीएफसी अपने खुद के स्टैंडर्ड से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, और आप इसको पीयर से भी कंपेयर कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि एचडीएफसी का जो 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है ना, इतना अच्छा नहीं है। मतलब कोटक से तो चलो सिर्फ 1% ही कम है, बट आईसीआईसीआई और एक्सिस के साथ तो एक स्टार्क डिफरेंस है। बट सेइंग दिस, इस बैंक के एडवांसेस 21% के रेट में बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट्स 20% के कंसिस्टेंट रेट में बढ़ रहे हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। एंड डिस्पाइट एचडीएफसी उस लेवल पे खड़ा है,
उसके बावजूद इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स इज अमेजिंग और मार्जिन्स इनके स्टेबल है। और वहीं पे अगर आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करो, जो जिस भी बैंक के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होता है एनपीए, उसमें सर एचडीएफसी बैंक इज द बेस्ट। जो इतना मेजर पॉइंट है ना, बिकॉज इट शोज कि एचडीएफसी बैंक जिसको लोन दे रहा है, जो इनके डिपॉजिटर्स हैं, जो इनकी एसेट क्वालिटी है, जिनको ये लोन दे रहा है, it is of very premium level and which is a very strong thing for any bank। अब आ जाते हैं रिटर्न रेशियोज पे, जिनका रिटर्न ऑन एसेट्स है अगर 2% के ऊपर है इट्स गुड। एचडीएफसी का इज 2.1%। हाँ, उसके बावजूद भी आईसीआईसीआई और कोटक तो कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक से स्लाइटली कम है। अब आ जाते हैं सर वैल्यूएशंस में। प्राइस अर्निंग लेंगे, प्राइस टू बुक लेंगे, और जितने दोनों कम हो उतनी बेटर वैल्यू होती है। एज यू कैन सी एचडीएफसी का PE is the least, it's great, and price to book also is the least, जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और अगर आप HDFC के हिस्टोरिक लेवल्स ऑफ प्राइस अर्निंग देखोगे तो यार अभी इट इज स्टैंडिंग एट अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। अब उससे पहले आप अपना डिसीजन बना लो। ये जाना बहुत जरूरी है कि कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी के बारे में क्या सोच रही है, कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या सोच रही है। आओ, अब एचडीएफसी के सीईओ मिस्टर शशिधर जगदीशन ने ये लेटर लिखा था अपने एम्प्लॉइज को पोस्ट मर्जर, और बहुत ही एम्बिशियस लेटर है टू से द लीस्ट। अब इस लेटर के मैं आपको मेजर 4 पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो मेंशन था ना कि एचडीएफसी अपने अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है, जहां पे वो सिर्फ सेल्स मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अब वो करेंगे रिलेशनशिप बिल्डिंग मैनेजमेंट। मतलब आसान शब्दों में अब एचडीएफसी का टारगेट गोइंग फॉरवर्ड सिर्फ ये नहीं होगा कि इतने अकाउंट्स बेचे ठीक है, इतने लोन बेच दिए ठीक है, इतना बिजनेस आ गया ठीक है, नहीं, इनका होगा इसको इवॉल्व करना, एक रिलेशनशिप बनाना। तो अगर सपोज एचडीएफसी आपके साथ बिजनेस कर रहा है तो वो आपसे रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, जहां पे वो चाहेगा अपना सेविंग्स अकाउंट तो खोलो ही, क्रेडिट कार्ड भी जैसे लो, इंश्योरेंस भी यहाँ से लो, इनके प्लेटफॉर्म यूज करो टू डू यूपीआई, इनके प्लेटफॉर्म यूज करो टू पे। बेसिकली ये आपको एंड टू एंड सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड सिमिलर टू दिस एप्पल भी एक्चुअली कुछ ऐसा ही करता है। आप देखोगे, आपने आईफोन ले लिया, आप मैक भी ले लोगे, आप एयरपॉड्स भी ले लोगे, आप एप्पल वॉच भी ले लोगे, और आप उस वेब में आ जाओगे। इसको क्या बोलते हैं, वेबिंग एडवांटेज होता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ मोड इन अ कंपनी की कंपनी के पास ये एडवांटेज है ना, तो कंपनी बड़ी स्ट्रांग है, जो एप्पल का तो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, और एचडीएफसी इसको और बढ़ाना चाह रहा है। सेकंड चीज है कि एचडीएफसी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। जो कस्टमर जर्नी है ऑन द इंटरनेट वो काफी सोफिस्टिकेटेड है, जिसके से इट इज वेरी इजी फॉर देम टू अपसेल ऑन अ कस्टमर। आपने सेविंग्स अकाउंट लिया, आप लोन भी ले सकते हो, आप आगे और बिजनेस ले सकते हो, तो कुछ ना कुछ अपसेल चलता रहेगा। थर्ड चीज, अब एचडीएफसी की मैनेजमेंट बोलती है, देखो यार जो इंडियन इकोनॉमी है एज ऑफ नाउ जीडीपी है एट $3.5 ट्रिलियन, विच इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले डेकेड में, आने वाले 10-12 सालों में आप ले लो, हो सकती है to $8 ट्रिलियन। अब इसमें व्हाट द मैनेजमेंट सेज कि जो इकोनॉमी में इतना ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तो लेट्स बी ऑनेस्ट भारत में भी गए ही नहीं, अभी तो लोगों को खरीदने हैं पहली बार। जब वो खरीदने आएंगे एचडीएफसी इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा पाएगा। क्यों? बिकॉज एचडीएफसी के पास अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, एसेट क्वालिटी तगड़ी है, ब्रांड नेम तगड़ी है, कैपिटल तगड़ा है। व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग कि आने वाले हर 4 सालों में ना हम एक नया एचडीएफसी बैंक खड़ा कर सकते हैं, इतना ग्रोथ का टारगेट है। एंड फोर्थ पॉइंट कि ये 1500 ब्रांचेस और खुल रहे हैं, और अपने टेक्नोलॉजी को दे आर गोइंग टू रैंप अप लाइक क्रेजी। व्हाट एचडीएफसी वांट्स टू बी कि ये टेक्नोलॉजी कंपनी बनना चाहते हैं विच इज डूइंग बैंकिंग। तो आप देख रहे हो उनका टेक्नोलॉजी भी कितना ज्यादा एम्फेसिस है। तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, ये मेरा ओपिनियन है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। मैं बस अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूं टू हेल्प यू। अ डिसीजन खुद लो बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑन डेटा एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। HDFC still can be a very good investment अगर आप उसको 10-12 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करने कंसीडर कर रहे हो तो। ये मेरा ओपिनियन है, आपके ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। बाय द वे सूजलॉन भी क्रेजी तरीके से भाग रहा है, उसके बारे में जाना है तो ये वीडियो देखो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.